तो आज हम लोग इस वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग क्या होता है? तो कहता है व्हेन अ कंपनी परचेज अदर कंपनी व्हेन अ कंपनी परचेजेज अदर कंपनी और its assets and liabilities and paid by issuing shares or debentures or partially cash and partially shares or debentures, then it is known as or called as issue of debenture for consideration other than cash। ठीक है, तो कहता क्या है कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेता है या उस कंपनी को एक्वायर कर लेता है या फिर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को ले लेता है और इसके बदले में वह उसे शेयर या डिवेंचर या फिर पार्शियल रूप से कैश या पार्शियली रूप से शेयर और डिवेंचर देता है, तो इसे हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के नाम से जानते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदे और वहां पर वो कैश ना दे करके डिवेंचर दे, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के रूप में वो कैश ना दे करके डिवेंचर दे, तो उसे हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इस स्थिति के कारण यहां पर दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला तो कि परचेज कंसिडरेशन जो होता है वो नेट एसेट से ज्यादा हो सकता है या फिर परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट एसेट से कम हो सकता है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करने पर देने के लिए स्वीकार करती है। तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो अगर ज़्यादा हो नेट एसेट से तो वहाँ पर गुडविल का जन्म होता है। मीन्स कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दिया जा रहा है नेट एसेट से तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो गुडविल के लिए दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। ठीक उसी तरह से अगर परचेज कंसिडरेशन कम हो और नेट एसेट्स ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है और कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू होता है नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, नेट एसेट्स को निकालने के लिए हम लोग सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। मीन्स कि अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को लिया एक्वायर किया है तो जितने भी एसेट्स के वैल्यू है, ठीक है, उन एसेट्स के वैल्यू में से जितने भी लायबिलिटीज लिए गए हैं उन सबको घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारा नेट एसेट्स होता है। मान लीजिए कि ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी को एक्वायर कर लिया। ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी को खरीद लिया। तो जब ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी को खरीदा तो वहां पर ए लिमिटेड कंपनी के पास एसेट्स के रूप में 2 लाख का एसेट्स आया, ठीक है, और लायबिलिटीज के रूप में 1 लाख का लायबिलिटीज आया। ठीक है, और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन के रूप में 1,50,000 देना स्वीकार किया। तो अगर हम यहाँ पर नेट एसेट्स को कैलकुलेट करें जो कि होगा मेरा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मीन्स कि 2 लाख माइनस 1 लाख, तो हो जाएगा मेरा नेट एसेट्स 1 लाख। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट एसेट्स जो है हमारा वो
परचेज कंसिडरेशन से कम है। यहाँ पर हमारा परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुडविल का जन्म होगा, जो कि होगा गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो परचेज कंसिडरेशन 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो गुडविल जो है हमारा हो जाएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख, हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पर ए लिमिटेड कंपनी जो है बी लिमिटेड कंपनी को 50,000 एक्स्ट्रा जो है वो गुडविल के लिए देना स्वीकार करता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें कैपिटल रिजर्व समझ में आए। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो जैसे ही ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया, ए लिमिटेड के पास एसेट्स आएंगे। तो मान लेते हैं कि एसेट्स जो है ए लिमिटेड के पास 2 लाख का आया, ठीक है। एंड लायबिलिटीज जो है वो 1 लाख का आया। और यहाँ पर ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी को परचेज कंसिडरेशन के रूप में मात्र 50,000 रुपया देना स्वीकार किया। तो यहाँ पर अगर हम नेट एसेट्स को निकालें, जो कि होगा 2 लाख माइनस 1 लाख, तो वो होगा हमारा 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो लेस देन नेट एसेट्स है। परचेज कंसिडरेशन जो है हमारा वो लेस देन नेट एसेट्स है। तो यहाँ पर जैसे ही परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट एसेट से कम हो जाता है, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है, जो कि होगा नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। तो नेट एसेट्स जो है हमारा 1 लाख का है माइनस परचेज कंसिडरेशन 50,000 का। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल रिजर्व जो है वो 50,000 बनता है। तो इस तरह से आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व को निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल एंट्रीज की, कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर करे तो वहां पर किस तरह से जनरल एंट्रीज की जानी चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 में जो है, जब कोई कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी के सिर्फ एसेट्स को ले, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, सिर्फ एसेट्स को ले, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन केस 2 कहता है कि अगर कोई कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी के एसेट्स को भी ले और लायबिलिटीज को भी ले, साथ ही साथ वो परचेज कंसिडरेशन देना भी स्वीकार करे, तो एंट्रीज जो है वो इस तरह से होंगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, चूंकि कंपनी के पास एसेट्स आएंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, याद रखना। लायबिलिटीज भी आएंगी तो टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। वेंडर को देना स्वीकार किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन टू परचेज टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। अब अगर गुडविल का जन्म होता है तो हम एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट करेंगे। गुडविल का जन्म कैसे होगा? जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर गुडविल का जन्म होगा तो हम कैपिटल रिजर्व को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एंट्री जिस तरह से होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। और अगर कैपिटल रिजर्व का जन्म होगा तो हम गुडविल को नहीं लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए जर्नल एंट्रीज होंगी। इसके बाद पेमेंट के रूप में कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू करेगा। तो अगर कंपनी डिवेंचर पार पर इशू करती है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर कंपनी पेमेंट करने के लिए डिवेंचर पार पर इशू करती है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर कंपनी पेमेंट के लिए डिवेंचर जो है वो प्रीमियम पर इशू करती है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो
वीडियो को रोकिए और इस एंट्री को लिख लीजिए ताकि बाद में आप आराम से इसको पढ़ सकें। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर कंपनी जो है वो पेमेंट के लिए डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये तो होंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर पार पर डिवेंचर को इशू किया जा रहा है तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इज इक्वल टू होगा हमारा अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर कंपनी जो है प्रीमियम पर डिवेंचर को इशू कर रही है तो नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू होगा हमारा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर प्लस प्रीमियम। ठीक है, और अगर डिस्काउंट पर इशू करती है तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इज इक्वल टू होगा हमारा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डिवेंचर माइनस डिस्काउंट। ठीक है, प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर माइनस डिस्काउंट। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड को कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि कंपनी जो है वो पार्शियली रूप से पेमेंट करती है कैश और फिर डिवेंचर। तो अगर कंपनी जो है पार्शियली रूप से कैश पेमेंट करे, ठीक है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट नोट करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्रीज क्या होगी, अगर कंपनी जो है पार्शियली रूप से कैश पेमेंट करे या बैंक पेमेंट करे, उसके बाद पार्शियली रूप से डिवेंचर इशू करे, तो पहले हम बैंक की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद अगर वो पार पे करेगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, अगर पार पे करेगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे करेगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और अगर डिस्काउंट पे करेगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अमाउंट पेबल होगा, ठीक है, वो बैंक पेमेंट करने के बाद घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमको लेना है। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिए जिसमें कि डिवेंचर जो है वो पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कहता है ए कंपनी परचेज द एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कह रहा है एक कंपनी ने एक्स लिमिटेड के एसेट्स को खरीदा फॉर ₹2 लाख में, एंड इन पेमेंट इशूड 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी जो है वो एक्स लिमिटेड कंपनी के एसेट्स को 2 लाख में खरीद रही है और उसके एवज में वो ₹100 ईच वाला डिवेंचर इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एसेट्स को परचेज करने का एंट्री करेंगे। नंबर 1 में हो जाएगा हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन है हमारा यहाँ पर, एक्स लिमिटेड, तो हम यहाँ पर एक्स लिमिटेड लिखेंगे, टू एक्स लिमिटेड। कितने का खरीदा, 2 लाख का, 2 लाख का। ठीक है, बिंग एसेट्स परचेज्ड। अब हम पेमेंट का एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो पेमेंट जो है वो 6% डिवेंचर को इशू करके किया जा रहा है। ठीक है, और हर डिवेंचर का प्राइस जो है वो 100 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट पेबल है हमारा 2 लाख और इस डिवेंचर का प्राइस है 100। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, डिवेंचर कितने हो जाएंगे 2000। मीन्स कि कंपनी जो है एक्स लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन के लिए 2000 डिवेंचर इशू करेगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा हमारा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
6% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग 2000 6% डिवेंचर्स issued for satisfaction of purchase consideration 2 लाख का अमाउंट पेमेंट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से नंबर 1 जो है टाइप 1 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इसमें लाइबिलिटीज नहीं थी तो यहाँ पर हमें नेट एसेट्स को निकालना नहीं पड़ा और ना ही हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व को देखना पड़ा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है ए कंपनी परचेज्ड द एसेट्स वर्थ ₹2,20,000। कितने का खरीदा जा रहा है? 2,20,000 एसेट्स खरीदा जा रहा है। ठीक है, ऑफ वाई लिमिटेड। किससे? वाई लिमिटेड से। द परचेज प्राइस वॉज पेड बाई इशूइंग 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच एट 10% प्रीमियम। ठीक है, कंपनी जो है वो वाई लिमिटेड से 2,20,000 का एसेट्स खरीद रहा है। तो हम पहले फिर से यहाँ पर पहले एसेट्स को परचेज का एंट्री मारेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर में हमारा हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर वेंडर कौन है हमारा? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड 2,20,000। ठीक है, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। अब हम पेमेंट करेंगे तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चूंकि प्रीमियम पे खरीदा जा रहा था तो यहाँ पर प्रीमियम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने डिवेंचर इशू किए गए तो हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्राइस पेबल कितना है हमारे पास? 2,20,000। कितना प्राइस पेमेंट करना है? 2,20,000 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इच डिवेंचर। इच डिवेंचर का प्राइस कितना है? 100 प्लस 10 रुपीज प्रीमियम। तो ये हो जाएगा हमारा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, ऐसा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2,000 डिवेंचर। यहाँ पर कितना डिवेंचर इशू किया जा रहा है? 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर डिवेंचर का अमाउंट कितना होगा? 2,000 इंटू 100, क्योंकि हर डिवेंचर का प्राइस जो है 100 रुपीज था। एंड प्रीमियम कितना होगा हमारा? 2,000 इंटू 10। हर डिवेंचर पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा था? 10 रुपीज। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2 लाख, डिस्काउंट हो जाएगा 20,000। पेमेंट कितना करना था? 2,20,000। चलिए, बीइंग 2,000 6% डिवेंचर at the rate ₹100 each issued for the satisfaction of purchase consideration at the rate ₹10
each प्रीमियम। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन गया। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में कहता है ए कंपनी परचेज द एसेट्स वर्थ ₹1,80,000। अब यहाँ पर कितने का खरीदा जा रहा है? 1,80,000 का ऑफ जेड लिमिटेड। किससे? जेड लिमिटेड से। द कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। और पेमेंट कैसे किया जा रहा है? तो 10% डिवेंचर जो है, जो कि 100 रुपया वाला है, वो पेड करके पेमेंट को किया जा रहा है, इशू करके पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम परचेज का एंट्री करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है हमारा? जेड लिमिटेड। बिंग एसेट्स परचेज्ड। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, अब हम पेमेंट करेंगे। तो फिर से यहाँ पर पेमेंट करने से पहले हम नंबर ऑफ डिवेंचर को निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के केस में तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। ठीक है, कितना डिवेंचर इशू किया था? तो 1,80,000 पेमेंट करना था। 100 रुपीज का डिवेंचर था माइनस 10% डिस्काउंट था, मीन्स 10। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 90, जो कि होगा 2,000। तो यहाँ पर भी 2,000 डिवेंचर को इशू किया जा रहा है। ठीक है, अब हम पेमेंट का एंट्री मारते हैं। तो पेमेंट के लिए हो जाएगा जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, पेमेंट कैसे कैसे किया गया हमारे पास? तो 2,000 डिवेंचर इशू किए गए थे। ठीक है, और हर डिवेंचर का प्राइस जो था वो था आपका 100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर डिवेंचर्स के लिए हो जाएंगे हमारा, जेड लिमिटेड को कितना पेमेंट किए हम? यहाँ पर 1,80,000 हमने पेमेंट कर दिया। डिस्काउंट कितने दिए? 20,000 का हमारे पास डिस्काउंट हो गया। और डिवेंचर कितने का दिए? 2 लाख का। ठीक है, यहाँ पर हमने नरेशन को लिख लिया। बिंग 2,000 10% डिवेंचर्स इशूड एट 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, जेड लिमिटेड को 1,80,000 देना कर दिया। डिस्काउंट जो है हमारा वो 2,000 इंटू 10 रुपीज था। तो 2,000 इंटू 10 20,000 का अपना डिस्काउंट हो गया। और डिवेंचर्स जो है हमने इशू किए थे 2,000 इंटू 100 रुपीज का, तो 2 लाख का हमने यहाँ पर डिवेंचर को इशू कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एक और तरह का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए और उसे बनाने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कहता है सुमित लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ विजय लिमिटेड। सुमित लिमिटेड जो है विजय लिमिटेड के एसेट्स को खरीदता है एज अंडर। कैसे खरीदता है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है ऑफ ₹20 लाख, जो कि 20 लाख का है एट 18 लाख। मीन्स कि 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख में खरीदा जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹30 लाख एट ₹42 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 30 लाख का है उसे 42 लाख में खरीदा जा रहा है। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन 55,000। और परचेज कंसिडरेशन कितना तय किया गया है हमारे पास? यहाँ पे दिया हुआ है 55 लाख का। ठीक है, 55 लाख का। फिर कहता है ₹10 लाख वाज पेड इन कैश। इस परचेज कंसिडरेशन 55 लाख में से 10 लाख जो है वो कैश के रूप में पेड किया जा रहा है। और बाकी के लिए जो है, बाकी अमाउंट के लिए 8% डिवेंचर जो कि 100 ईच है 10% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। ठीक है, सॉरी 20% एट 20% प्रीमियम। ठीक है, 20% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पर
जनरल एंट्रीज पास करना हम लोग को। तो पहले तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को एक्वायर करने के लिए जनरल एंट्री करेंगे। तो एसेट्स के रूप में क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छा ये किसके बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इन द बुक ऑफ विजय लिमिटेड, सॉरी सुमित लिमिटेड, ठीक है, सुमित लिमिटेड। तो सुमित लिमिटेड की बुक में जनरल एंट्री यहाँ पर पास करनी है। तो सुमित लिमिटेड जो है वो विजय लिमिटेड को खरीदता है, जिसमें कि उसके पास आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो पहले हम एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 20 लाख का है, पर खरीदा कितने में जा रहा है, 18 लाख में। तो हम 20 लाख को नहीं लेंगे, 18 लाख को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जितने में खरीदा जा रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 30 लाख का, पर खरीदा कितने में जा रहा है, 42 लाख में। यहाँ पर हम 42 लाख को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। टू विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड को कितना देना तय किया गया, 55 लाख। अब यहाँ पर हमें गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कि एसेट्स कितने के आए हैं, लायबिलिटीज कितनी की आई है, ठीक है, और कितना परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अगर वर्किंग करें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल एसेट्स के रूप में 18 लाख प्लस 42 लाख, 18 लाख प्लस 42 लाख, $60 लाख, ठीक है। 60 लाख का एसेट्स आया है यहाँ पर। लायबिलिटी जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो लायबिलिटी 0 रहेगी, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन जो है वो 55 लाख तय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नेट एसेट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेट एसेट्स जो है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो है वो हो जाएगा आपका 60 लाख माइनस 0, 60 लाख। तो यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट एसेट्स जो है वो हमारा ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से। तो अगर परचेज नेट एसेट जो है परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा हो जाता है या फिर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम हो जाता है, तो वहाँ पर कैपिटल रिजर्व का जन्म होता है। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व जो है वो हो जाएगा नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, 60 लाख माइनस 55 लाख, जो कि होगा 5 लाख। तो यहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व को रिकॉर्ड करना है। तो हम कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इसे यहाँ पर से सिंपली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन जो कि पीछे फॉर्मूले के रूप में हम बताए थे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले से आपको बता दिए कि आगे अगर कोई लायबिलिटीज आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर लायबिलिटीज नहीं था तो ये सिंपल था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 लाख का। बिंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम विजय लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने एसेट्स को परचेज करने का एंट्री पास कर दिया, एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज करने का एंट्री पास हो गया। अब हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 लाख रुपीज जो है वो कैश में पेमेंट किया जा रहा है। तो पहले हम कैश पेमेंट के लिए एंट्री कर लेते हैं।
तो विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट, विजय लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। being bank paid for satisfaction of परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, अब हम डिवेंचर को इशू करेंगे। ठीक है, डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो एंट्री क्या होंगे, यहाँ पर हम प्रीमियम पर डिवेंचर को इशू करने के लिए एंट्री करेंगे, विजय लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकाल लेते हैं ताकि हमें अमाउंट को फिलअप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड नंबर वर्किंग करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इज इक्वल टू होता है अमाउंट पेबल। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अमाउंट पेबल कितना है। अमाउंट पेबल जो है 55 लाख था, लेकिन हमने 10 लाख जो है वो कैश के रूप में पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अमाउंट पेबल जो है 55 लाख से घट करके यहाँ पर हो जाता है आपका 45 लाख। ठीक है, कैश के रूप में जो पेमेंट किया उसको हम पहले घटा देंगे, याद रखना है। एंड देन प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर, प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर कितना है 100, प्राइस ऑफ ईच डिवेंचर कितना है 100, एंड प्लस अगर प्रीमियम है तो हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे हमारे 37,500 डिवेंचर्स। ठीक है, मीन्स कि 45,000 के पेमेंट के लिए 37,500 डिवेंचर को 20% प्रीमियम पर इशू किया गया। तो यहाँ पर पेमेंट कितना करना था 45 लाख, हमने डिवेंचर कितने इशू किए हैं 37,500 इंटू 100, 37,500 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 37,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका 37,50,000। ठीक है, बाकी के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास, तो 37,500 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका 7,50,000। परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाई हो चुका है। बिंग 37,500 डिवेंचर्स at the rate ₹100 each issued at 20% premium। ठीक है, for satisfaction of purchase consideration। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर डिस्काउंट पर होता तो हम इसी तरह से बनाते। ठीक है, और यहाँ पर अगर लायबिलिटीज दी रहती तो सारे प्रोसेस सेम होते। ठीक है, और क्वेश्चन भी सेम तरीके से ही बनता। हमने यहाँ पर लायबिलिटीज नहीं था, फिर भी हमने लायबिलिटी 0 मान करके बनाया, ताकि आगे जब आप क्वेश्चन बनाइए तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि मेरे पास तो लायबिलिटीज नहीं था, आपके पास लायबिलिटीज है, तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट बात ये याद रखनी है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर को कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि कोई और गलती ना हो। अदरवाइज फिर आपको अमाउंट को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। जो जैसे हम नंबर ऑफ डिवेंचर को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें अमाउंट को लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया।